नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और चलते हैं बिहार की ओर, वहां जहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। आपको पता है, जनता दल यूनाइटेड के बड़े बड़े मुस्लिम लीडरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप हैरान होंगे कि वो मुस्लिम लीडरान जो नाराज हैं, जो नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर रहे हैं, आखिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? दरअसल ये प्रायोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो नेता इस वक्त नीतीश कुमार की सरकार या पार्टी में सत्ता सुख भोग रहे हैं, सत्ता की मलाई चट कर रहे हैं। और हमेशा से, आज से नहीं, हमेशा से नेताओं की कोई जाति और धर्म नहीं रही है। वो तो जाति और धर्म तब बताते हैं जब उन्हें आम जन को मूर्ख बना करके उनका वोट लेना होता है। तो जब लाभार्थी नेताओं को ये लगा और नीतीश कुमार की तरफ से उनके पास एक आदेश आया कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, डैमेज कंट्रोल करो। डैमेज कंट्रोल के लिए, नीतीश कुमार को मुसलमानों का रहनुमा बताने के लिए ये लीडर सब इकट्ठा हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ दो नेताओं ने बोला। एक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के मुखिया हैं अशरफ अंसारी, और दूसरी हैं अंजुम आरा। वशिष्ठ नारायण सिंह जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। वशिष्ठ नारायण सिंह से राजनीति की एबीसीडी से लेके जेड तक सब कुछ सीख लिया है अंजुम आरा। प्रवक्ता है जनता दल यूनाइटेड की। तो अंजुम आरा और अशरफ के अलावा किसी ने नहीं बोला, सब ऐसे बैठे रहे। हमने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की देखी हैं, सुनी हैं। हमारा काम ही वही है भाई, पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस और पत्रकार अभिन्न रिश्ता है। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस रेयर देखने को मिलती है जहां पर जितने बैठे हों अगल बगल लग रहा है मातम में बैठे हैं। जबरन बुला बैठा दिया गया है, किसी ने नहीं बोला। और आखिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते होते बवाल हो गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कुर्सी छोड़ के जितने आए थे चेहरे कुर्सी पर विराजमान थे, कुर्सी छोड़ के भागने लगे। कैमरा और माइक लिए पत्रकार पीछा करने लगे। बिहार की भाषा में कहे तो पिछिया लिया और वो भागने लगे, दरवाजा बंद करने लगे, कमरे में घुसने लगे। और नीतीश कुमार हैं, वो कमरे से निकलने को तैयार नहीं है। पिछले 2 दिन में नीतीश कुमार की सीएम हाउस के बाहर किसी कार्यक्रम की कोई खबर नहीं मिली। हमने जितना सर्च किया या बिहार में जितना पता करने की कोशिश की। अब ये बिहार में जो घमासान है, इस घमासान की असली कहानी क्या है, जरा भाव से समझते हैं। चर्चा में जोड़िए भाव को। स्वागत है भाव आपका। प्रणाम। ये दरअसल ये जो पटकथा है लिखी गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, उसके पीछे एक बड़ी वजह है। और वो सबसे बड़ी वजह संजय झा और ललन सिंह हैं, अमित शाह के 2 सिपाही। अब अमित शाह के हम कहेंगे, अब नीतीश कुमार को नहीं रहे हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता आए थे वो भी तभी जुबान ये कह रहे हैं कि न, अब ललन सिंह नीतीश के नहीं है, भाजपा के नेता हो चुके हैं। मैं एक लिस्ट आपको बताता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह क्यों जो है, जरूरत क्यों पड़ी। एक लिस्ट है, ये जनता दल यूनाइटेड की है। रज्जू नैयर, तबरेज सिद्दीकी अलीग, मोहम्मद शहनवाज मलिक, मोहम्मद कासिम अंसारी, फिरोज खान, ये सब के सब वो नाम हैं जो इस्तीफा दे चुके हैं। जो है, इसके अलावा और नाम बता दूं मैं, कुछ नाम और हैं जैसे आजाद आलम, दिलसाद राइन, ये सब के सब नाम करीब करीब इस वक्त तक 1 दर्जन से ज्यादा इस्तीफे हो चुके हैं जनता दल यूनाइटेड में। ललन सिंह क्या कहते हैं इस पर? वो सब बहुत छोटे नेता है, कौन जानता है उनको। सबसे बड़े नेता ललन सिंह हैं, जो चुनाव में फंस गए थे तो जेल से अनंत सिंह को बाहर करना पड़ा था। अनंत सिंह जेल से बाहर आए थे कि हो सकता है अनंत की वजह से जीत जाए। हालांकि किसी तरह नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो किसी तरह ललन सिंह जीत गए, बड़े मुश्किल में फंसे थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं कुछ झलकियां पहले दिखा दूं भाऊ, थोड़ा सा बस वक्त लगेगा क्योंकि वो जरूरी है। जरा सबसे पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो झलकी दिखाइए जो मंच पर बैठे हुए नेता हैं, पीछे से सवाल जवाब हुआ और भागने लगे। कंट्रोल रूम प्ले करिए, सबसे पहले वो लिंक प्ले करिए। साहब, आपने कहा कि 5 सुझाव हमने दिए थे वो मान लिए गए, क्या उल्लेख इसमें आपने किया है? क्या आपने ये सुझाव दिया था कि 2 हिंदू मेंबर होनी चाहिए, या उस पर आपको इतराज नहीं है? आप चाहते हैं, जनता दल यूनाइटेड ये चाहती है कि धार्मिक मामलों में, मुसलमानों के वक्त वाले मामले में 2 हिंदू गैर मुस्लिम
मेंबर हो, इससे आप खुश हैं? क्या ये सुझाव माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अल्पसंख्यक समाज के हितों की रक्षा करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। कोई बात हो जाएगी इधर उधर की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश जी ने तो मैं आपसे पलट करके पूछना चाहता हूं कि यूपीए की सरकार 10 साल तक रही थी, क्या जकिया जाफरी को इंसाफ दिला सके? आप देखिए भागलपुर दंगे को क्या इंसाफ दिला सके? अरे अरे आप माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने हुनर योजना चलाई, उन्होंने सारा बीपीएससी के माध्यम से आपको डीएसपी बना रहे हैं, आप सारा कुछ बना रहे हैं, सब अल्पसंख्यकों को सारा कल्याण का काम कर रहे हैं। बस धन्यवाद, थैंक यू। ये एंगल था जो सामने से था। और सवाल भाव क्या था कि आप बता रहे हैं कि हमने बहुत सुझाव दिए, सब मान लिए गए, तो क्या आपने सुझाव नहीं दिया था कि गैर मुस्लिम जो है वक्फ बोर्ड में नहीं होंगे? तो कहने लगे कि जो है नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के लिए बहुत भला किया है, डीएसपी बना दिया मुसलमानों को, कौन कौन सी योजना बताने लगे। अब जरा मैं दूसरा कैमरा दिखा देता हूँ, दूसरे एंगल, जो एंगल रिपोर्टर्स के कैमरे में कैद हुआ है वो प्ले करिए फटाफट। सवाल नहीं लिया सर, सवाल तो लेना था सर, सवाल क्यों नहीं लिया जा रहा? सवाल क्यों नहीं ले रहे आप? सर सवाल नहीं, सर सवाल नहीं ले रहे हैं। ऐसे क्या होगा कि सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस का हो गया सर, केवल अपनी बात कहने के लिए आप लोगों ने प्रेस को बुलाया था? नहीं सर, हमारे सवाल को तो लेना होगा सर। ये विचित्र स्थिति, सवाल छोड़ के भागे, कुर्सी मतलब कुर्सी और सवाल दोनों छोड़ के भागे हैं ये लोग। ये आए थे, ये क्या मोटिव, क्या मंतव्य रहा? ये क्या डैमेज कंट्रोल, इनसे उम्मीद थी कि डैमेज कंट्रोल करेंगे ये लोग? क्या था आशीष, अभी तो मीठी ईद गई और मुझे लगता है अमित शाह जी ने इस बिल को लाकर कुछ बकरे काट दिए। ये बिल पास करवा के उन्होंने ईद मनवा दी। इसमें नीतीश कुमार भी है, इसमें चंद्रबाबू नायडू भी है, इसमें अजित पवार भी है, इसमें रामविलास पासवान का कुनबा भी है, वो जो पासवान है वो भी है, उसमें जयंत चौधरी भी है। ये सारे बकरे कटे हैं। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। नीतीश कुमार को इन्होंने समझा दिया था कि आप सुझाव देंगे, हम बताएंगे कि आपके सुझाव एक्सेप्ट हो गए हैं, मुसलमान को लगेगा कि आपने हितैषी किया। वो सुझाव किसी काम के नहीं थे। मतलब कलेक्टर की जगह कमिश्नर के हाथ में बागडोर दो, है तो सरकारी अधिकारी ना, न्यायपालिका के हाथ से, मतलब न्यायालय के हाथ से उनके हाथ में कैसे दे दिया है। ये सारी लिपापोती की। और ये जो स्लीपर सेल है जनता दल यूनाइटेड के, या जनता दल यूनाइटेड बी कहे अपन, भाजपा या जनता दल यूनाइटेड बीजेपी, ये जो है इसने प्री प्लान से इनको सबको मूर्ख बना के ये बिल तो पास करवा लिया। उसके बाद जो झड़ी लगी है इस्तीफों की, अब जो जाता है उनको मैंने कभी भी किसी राजनीतिक दल को ये नहीं देखा कि जो जाता है वो बड़ा आदमी गया। उनके लिए वो जब तक पार्टी में है तब तक बड़ा होता है, जाते समय वो कहता है कि उसकी कुछ औकात नहीं थी। तो औकात नहीं थी तो पार्टी में रखा क्यों था? औकात नहीं थी तो पार्टी में रखा क्यों था? कोई जिला अध्यक्ष है, कोई किसी के लिए पोस्ट पे लोग हैं जो इस्तीफा दिए हैं, ऐसे कोई कार्यकर्ता नहीं इस्तीफा देने वाले। तो वो पोस्ट पे नहीं है, तो जनता दल यूनाइटेड की बैंकरप्सी आपको पता पड़ती है कि जनता दल यूनाइटेड में जिनकी कोई औकात नहीं उनको उन्होंने पोस्ट पे रखा, तो फिर पार्टी की औकात क्या हो गई? यदि मैं उन्हीं की बात मानूं, लल्लन सिंह की बात मानूं, लल्लन सिंह की खुद की अपनी औकात क्या उनको नहीं पता। सारा प्रॉब्लम तो वो है, वो खुद पैरासाइट है। वो उधार के सिंदूर पे जीते, अभी तक नीतीश कुमार के नाम से राजनीति करते थे, अब बीजेपी के साथ से राजनीति करते। अब आइए आप, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई की, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए हुई आशीष जी कि जो इस्तीफे हुए तो इनको ये दिखाना था कि मुस्लिम का बहुत बड़ा एक तबका नेताओं का आज भी जनता दल यूनाइटेड के साथ है और इस बिल के समर्थन में है। इसलिए इतनी चेयर डाल के लोगों को बिठाया था।
जनरली प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए 1 या 2 लोग होते हैं या कोई तीसरा या चौथा आदमी वो होता है एक्सपर्ट कि जब उसको कोई पिन पॉइंटेड सवाल होता है तो बोला जाता है कि ये उसका जवाब देगा। लेकिन आपने देखा होगा 2 लाइनों में मतलब ये लोगों को पीछे-पीछे निकलते-निकलते कितना टाइम लग रहा था। ये सारे लोग ये शक्ति प्रदर्शन था उनका। लेकिन ये शक्ति प्रदर्शन पता पड़ा कि ये जो फौज के हाथी थे, ये इतने कमज़ोर निकले कि ये अपने ही फौज की तरफ मुँह करके भागने लगे और अपनी ही फौज को मरवा दिया। जब उनको एक सिंपल सा सवाल उन्होंने कहा कि भाई हमारे सारे सजेशन मान लिए गए। तो इसका मतलब है अब जो बिल पास हो गया इसके समर्थन में जनता दल यूनाइटेड है। तो क्या जनता दल यूनाइटेड तो हिंदुओं को वक्फ बोर्ड में जगह देता है क्या? सीधी बात। सीधा सवाल था। गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड के मेंबर हो सकते हैं, ये आपने एक्सेप्ट किया ना? जब आपने वोट किया है तो एक्सेप्ट किया है, उसमें क्या है? हाँ, इसका मतलब जनता दल यूनाइटेड चाहता है कि 2 हिंदू या नॉन मुस्लिम 2 लोग वक्फ बोर्ड पे हो। जब ये जनता दल यूनाइटेड ने तय कर लिया है, तो उन्होंने जवाब दे देना चाहिए था। हाँ, हम चाहते हैं कि हिंदू है, लेकिन उनको पता है कि ये चाहने से आप पूरी तरह से नंगे हो जाएँगे। उसके बाद उन्होंने शुरू किया कि अरे आप जानते नहीं, मैं आपको पूछता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई महामहिम, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई, जवाब आप देने होंगे। ये प्रेस रिलीज थोड़ी था, तो फिर प्रेस रिलीज ही दे देते कि आपकी क्या है। अरे ये योजना चलाई और मुसलमानों के लिए ये किया और मुसलमानों के लिए क्या किया। एक मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे समाज में वालिया का वाल्मीकि होता है आशीष। जो वालिया लूटता था, हत्याएँ करता था राहगीरों की, वो रामायण लिखने के बाद वाल्मीकि हो गया, महर्षि वाल्मीकि कहलाने लगा। लेकिन महर्षि वाल्मीकि को वालिया जैसा मर्डर करने का और लूट करने का अधिकार नहीं, ये रिवर्स नहीं जा सकता। इनका क्या था, ये वाल्मीकि को वालिया बनाने के लिए तैयार थे। कि आपको तो पता है नीतीश जी कितने हित करते हैं। अरे नीतीश जी ने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया होगा, इसका मतलब नीतीश जी को ये लाइसेंस नहीं दिया जाता कि वो मुसलमानों को रगड़ दे। मैंने आपका भला किया इसलिए मैं आज आपको मारूंगा। ये वाल्मीकि का वालिया कैसा हो सकता है कोई? ये नीतीश कुमार को वाल्मीकि बता रहे थे कि ये तो इतने बड़े हितैषी है। यदि नीतीश कुमार इतने बड़े हितैषी है तो इस बिल का समर्थन देकर इतना अहित कैसा कर दिया? क्या ये बिल अभी राष्ट्रपति महोदया से अभी तक उस पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं? अब होंगे, मंडे तक ये बिल आ जाएगा। हस्ताक्षर होने के पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैंने कलेक्टर को आदेश दे दिए, ढूंढो सरकारी जमीन। अब इसमें हो ये रहा है कि आपने कितने क्लॉजेस बदले। जो 200 साल से 300 साल पुरानी मस्जिद कहीं पड़ी है, अब वो मस्जिद किसी जमीन, उस जमाने में किसी ने जमीन दे दी, अब उसके कागज नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है। जिसका रिकॉर्ड नहीं है वो सरकारी हो गया। अब तोड़ो उसको, वो सरकारी जमीन हो गई, अब तोड़ो उसको। ऐसे इस देश में कितने मंदिर होंगे जिसके कागज है कि नहीं, देखो तो जरा। कौन से मंदिर, किस मंदिर को जमीन किसने दी, इसके कागज ओरिजिनल किसके पास है? मान्यता पाते, चलो ठीक है। राम मंदिर का तो सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ कि ये जमीन भैया रामलला की। लेकिन ओरिजिनल जमीन इस जगह पे इसका मालकी किसकी थी? स्वयं राम ने तो आके अपने नाम से नहीं लिखा होगा। कहीं ना कहीं तो ये जमीन कहीं ना कहीं तो किसी की होगी, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। 90% 300-400 साल पहले जब भी कोई गांव में कोई बोलता था, धन्ना सेठ आता था कि मुझे मंदिर बनाने की इच्छा है मेरे पिताजी के नाम पे, तो बोले बना लो यहाँ पे अपनी ही जमीन दे देते थे। कोई किसान के पास बहुत ज्यादा जमीन है, वो अपनी जमीन देता था, लेकिन कागजों में हेरफेर नहीं होता था क्योंकि तब रिकॉर्ड नहीं होते थे। किसको ये भी नहीं लगता था कि इस मंदिर को लेके पहले झगड़े होंगे, कोई कोर्ट जाएगा तो कभी कोई बना लो भाई, यही मंदिर बना लो। ऐसा कई कई जगह होता था, उसका रिकॉर्ड नहीं था, तो वो सारा अब सरकारी हो जाएगा। दूसरी बात जो आपने मुझे उस दिन बिल्कुल पिन पॉइंट करके बताया, ये आप ही का रिसर्च था, मैं जो आज कोट कर रहा हूं आप ही को, कि जब राम जन्मभूमि न्यास बना और जब उसमें कलेक्टर के लिए पदेन जगह हो गई कि एक पदेन भी रहेगा उसमें,
मतलब जो कलेक्टर होगा वो उसका मेंबर रहेगा, ऐसा कुछ है। लेकिन उसमें ये क्लॉज है कि यदि वो नॉन हिंदू रहेगा तो एडीएम। तो फिर उसका सबऑर्डिनेट जो हिंदू होगा वो मेंबर होगा। हाँ। मतलब राम जन्मभूमि न्यास में आपको पदे ने भी नॉन हिंदू नहीं चलता। यदि गलती से नॉन हिंदू आया तो उसकी जगह आप उसका जो नेक्स्ट ऑफिसर है वो हिंदू हो तो उसको रखो, वो भी नहीं हो तो उसके नीचे चाहे तहसीलदार तक जाना पड़े, और तहसीलदार भी नहीं हो तो बीडीओ तक जाना पड़े, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर तक, तलाठी तक उसको मेंबर बनाओ, क्योंकि यह हिंदुओं का ट्रस्ट है। राम हिंदू के भगवान है। तो फिर वक्फ बोर्ड में मुस्लिम कहां से आ गए, क्यों आ गए? गैर मुस्लिम। इसी बिहार में, गया में क्यों आंदोलन चल रहा बौद्धों का? वह गया का जो कमिटी है देखने वाली, उसमें क्यों हिंदू भरे हैं? क्यों नहीं बुद्धों को उनका काम करने देते? ये सवाल है। दूसरा सवाल, वक्फ बोर्ड में किसी भी मंदिर में कौन दान देगा, इसका कोई कानून है क्या? चर्च में क्या क्रिश्चियनी दान दे सकता है, ऐसा है क्या? कतई नहीं। गुरुद्वारे में मैं सिख नहीं हूं, लेकिन मैं जब भी किसी बड़ी जगह जाता हूं और वहां मान्यता प्राप्त तो गुरुद्वारा है, तो मैं बिल्कुल गुरुद्वारा में जाता हूं अपना दर्शन करने, आशीर्वाद देने। मैं गोल्डन टेम्पल गया हूं, मैं नांदेड़ गया हूं तो वहां पे गया हूं। तो इसके मायने है कि उन्होंने तो जाने नहीं देना चाहिए। मेरी इच्छा हुई, कुछ मैंने गुरुद्वारे को दे दिया तो वो दान मैं कैसा दे सकता हूं? तो वक्फ बोर्ड में कोई जमीन नहीं दे सकता यदि वो मुसलमान नहीं होता, और वो प्रैक्टिसिंग मुसलमान है 5 साल, ये बताना पड़ता है। ये भारत की मतलब पूरी जनता पे उनको कंट्रोल करने वाले आप कौन हो भाई? संविधान ने मुझे अधिकार दिया है, संविधान मुझे मंदिर जाने का अधिकार देता है, संविधान मुझे यदि गुरुद्वारे में मुझे अलाउ करते तो मुझे वहां जाने का अधिकार देते हैं। मैं किसी मस्जिद या मजार पे जाऊं, उन्होंने मुझे नहीं रोका तो मैं वहां पे भी मेरा अधिकार है, मैं मतलब जा सकता हूं। ऐसे कौन सी जगह नहीं जाते? तो यदि मुझे किसी को दान देना है तो ये कौन होते हैं कि भाई तुम मुसलमान नहीं हो इसलिए तुम वक्त में दान नहीं दे सकते? ये कौन सा कानून है? ये संविधान के खिलाफ है। एक तो भाव, ये सवाल थे, इसके जवाब, ये सवाल थे जिसके जवाब अब कोई एक नई थ्योरी लेके आया है। कुछ थ्योरियां आ रही है मार्केट में कि भाई वक्फ बोर्ड के लाखों केसेस, हजारों केसेस है कोर्ट में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, लोग लड़ रहे हैं उसको लेकर। तो ये न्यायपालिका देख लेगी ना, न्यायपालिका को निर्णय लेने दो। क्या हिंदू धर्म स्थानों के झगड़े नहीं है? बहुत झगड़े, कुछ महीने पहले तो तुम्हारे उत्तर प्रदेश में एक महंत की हत्या हो गई थी। बहुत झगड़े हैं, हर बहुत कौन सा झगड़े हैं। अयोध्या के किस अखाड़े में, किस छावनी में, हर अखाड़े, अब मंदिर आप छोड़ दीजिए भाऊ, अगर एक एक अखाड़े पर एक प्रोग्राम अलग से बनाना पड़ जाएगा, एक एक अखाड़े में झगड़ा है। अयोध्या चले जाइए, हर छावनी में झगड़ा है, महंतों में। आप शायद उतना असलाहा आपने कहीं नहीं देखा होगा भाऊ, मैं आपको ये आज बता रहा हूं, उतना असलाहा किसी भी धार्मिक स्थल में, चर्च में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में नहीं देखा होगा आप, जितना असलाहा अयोध्या छावनियों में पा जाएंगे। ये मैं नहीं करूंगा भाई, असलाहा लाइसेंसी इतने असलहे रखते हैं महंत लोग सुरक्षा के लिए, क्योंकि इतने विवाद हैं उनके ना, इतने विवाद हैं कि अगर 10, 20, 40 असलाधारी न रहे तो पता नहीं प्राण की रक्षा कौन करेगा, प्राण पखेरु कब उड़ जाए, ये हालत है। तो बता रहे हैं एक मन को तो शिष्य ने निपटा दिया था जो बाद में अरेस्ट हुआ। बहुत सारा, मतलब आप अयोध्या कभी देखिए ना, वो भी वही जमीन का विवाद है। तो कि फिर क्या ऐसा वहां विवाद है और बहुत सारे कोर्ट में केसेस है करके क्या हर इस पे की सरकार कोई नया कानून लाए क्या? इसमें सरकार बार बार ये कह रही है कि हमने मुसलमानों के हित के लिए लाया,
इसमें मुसलमानों का हित कौन सा है ये बताने की स्थिति में कोई नहीं। सिंपल सा सवाल, मुसलमानों के हित में लाया है तो कौन सा हित है मुसलमानों का, बता दीजिए। नहीं बता पा रहे। ये सिर्फ एक ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, हित के लिए लाया, हित के, किसानों के हित के लिए लाया। अरे किसान कह रहे बता हमारा हित कहाँ है। 40 मीटिंगें हुई, तोमर साहब एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, हर मीटिंग के बाद आप बोलते थे कि बहुत अच्छी मीटिंग हुई, और मीटिंग में लोग पूछते थे ये कानून क्यों नहीं बता पाई है। पूरा प्रधानमंत्री का पूरा सिस्टम नहीं बता पाया किसानों को कि ये कानून क्यों लाए, क्योंकि वो कैसे बताएंगे बेचारे, कानून अडानी के लिए आए थे, वो तो अडानी जी को मीटिंग में बिठाना था, तो वो बताते कि भाई मेरे फायदे के लिए आ रहा है कानून, आप क्यों चिंतित हो रहे हैं। मैं एक मिनट खाली, गुलाम गौस एमएलसी हैं जनता दल यूनाइटेड के, उनको ही बुलाया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। गुलाम रसूल बलियावी को नहीं बुलाया गया क्योंकि उन्होंने ऐलान कर दिया है पहले कि हम अलग मीटिंग बुलाएंगे, और अब तो फेसबुक और व्हाट्सएप पे उन्होंने ही कहा था गुलाम रसूल बलियावी ने कि नंगे हो गए हैं सब, तो सब मतलब क्या जेडीयू ही हुई और कौन हुआ, नीतीश कुमार हुए और कौन हुआ नंगा, तो उनको नहीं बुलाया था इसमें। पासवान मांझी ये सब, तो जो है उनको नहीं बुलाया, पता चला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही नंगा उंगा करने लगे तो दिक्कत हो जाएगी। गुलाम गौस को इसमें बुलाया था, लेकिन गुलाम गौस इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले एक वीडियो जारी किए हैं, जरा वो वीडियो दिखा देते हैं, प्ले करिए कंट्रोल रूम। तो गुलाम गौस को ये बिल संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 26 के विरुद्ध है। 14 जो है हमें समानता का अधिकार देता है, 25 जो है हमें धार्मिक आज़ादी की गारंटी देता है, 26 जो है अपने इच्छा अनुसार धार्मिक संगठन, स्कूल, कॉलेज खोलने की बात करता है, और तो इस सारी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया। ये संविधान के बिल्कुल विरुद्ध है। कभी इस देश में बाबरी दादरी, कभी लव जिहाद, कभी घर वापसी, कभी 3 तलाक, कभी एनआरसी, कभी सीए, कभी मॉब लिंचिंग, कभी 370 लाख मुसलमानों को निशाने में बनाया जाता रहा। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से और किरण रिजिजू जी से, उनको पसमानदा मुसलमानों की इतनी चिंता है तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू, रघुनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू करते। महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं तो बिल्किस बानो के को महिमा मंडित क्यों किया गया, जिसने बिल्किस बानो और उसके परिवार को प्रताड़ना दी थी, आग में झोंक दिया था, बिल्किस बानो के साथ। वैसे लोग को महिमा मंडित करना क्या दिखाता है, यही महिला सम्मान है क्या। मैं पूछना चाहता हूँ कि पटना के महावीर मंदिर में, उसके संचालन में या उसके ट्रस्ट में कोई मुस्लिम हो सकता है? तिरुपति का जो मंदिर है, क्या वहाँ इस संचालन में कोई मुस्लिम रह सकता है? अब ये देखिए, गुलाम गौस हैं, नीतीश कुमार के बड़े खास हैं, अजीज हैं, एमएलसी हैं। अब इनको भी ललन सिंह कह सकते हैं कि छोटा नेता है, नाम भी नहीं जानते कौन है, छोटे नेता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात देखिए क्या क्या कहा। यही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने सुनाई बवाल वाली आपको। नीतीश कुमार बिल्कुल हमारे वो हैं, रहनुमा हैं, नीतीश कुमार ने मुसलमानों को के लिए एकदम जन्नत बना दिया है बिहार को, सब कुछ सुना। वहीं पर यही एमएलसी जिनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया, गुलाम गौस, उसके पहले वीडियो रिलीज करके कहते हैं कि असंवैधानिक है। यानी इस असंवैधानिक कृत्य में नीतीश कुमार बराबर के भागीदार हुए ना भाऊ। बिल्कुल। तो ये ड्रामा इसीलिए सुनाया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का ड्रामा ये बयान एक्सपोज करता है। और क्या क्या उन्होंने गिना दिया, क्या सब कुछ तो खोल दिया कि मुसलमानों की हितैषी हो तो सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन वो लागू कर दो। बहुत दिन से मांग चल रही है, सच्चर कमेटी में भारत के मुसलमानों की यथास्थिति सब है। बिल्किस बानो, हाँ,
महिलाओं का इतना ही आपको आदर है तो बिल्किस बानो के बिल्किस बानो के जो अपराधी थे उनको हाँ बाहर, मतलब एक तो गुजरात गवर्नमेंट उनको छुड़वाती है और उसके बाद हाँ उनका सम्मान करती है। हाँ, फूल माला। ये सब बीजेपी वाले फूल माला से, हम्म ये तो भला हो सर्वोच्च न्यायालय का उन्होंने फिर से उनको जेल में ठूसा बाहर से निकल के, कि तुम्हारा इतना जघन्य अपराध है कि तुम बाहर नहीं आ सकते हो। तो कुल मिलाकर आज की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी फजीहत थी, मुझे लगता है कि ये भी पता नहीं किसने सोची सब क्या की, मतलब नीतीश कुमार इतने कंफ्यूज हो गए कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है क्या करने जा रहे हैं। आज की हम्म, प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर एक बार ओंधे मुंह गिरी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हाँ से फिर से एक्सपोज हो गए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये पता पड़ गया कि इनके पास किसी सवालों की जवाब नहीं। आज के प्रेस हम्म, कॉन्फ्रेंस पे जनता दल यूनाइटेड का सेक्युलर चेहरा ध्वस्त हो गया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जनता दल यूनाइटेड बीजेपी में मर्जर हो गई, ये हम माने। हम्म, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम्म। और अब तो ये बिहार का मुस्लिम मतदाता सोचेगा क्या करना क्या नहीं करना। और मुस्लिम महिलाओं की बड़ी, मुस्लिम महिलाओं, एक सवाल आखिर में, मुसलमानों की इतना हित हो गया, थोड़ा हिंदुओं पे भी बात हो जाए। आखिर सवाल, मुसलमान पसमानदा, मतलब मुसलमानों में जो पिछड़े हैं, उनकी बड़ी चिंता है मोदी जी को, बहुत चिंता है इस देश के। ये मैं अंधभक्तों को विशेष अटेंशन इस पे, और हिंदू खासकर सनातन के जो रक्षक हैं घर में बैठे ना, वो जरा ध्यान से सुनेंगे। मुसलमानों में जो पसमानदा है, पिछड़े हैं, उनकी मोदी जी को बहुत चिंता है। भाई पूरे सदन में घूम घूम के यही तो सबने गाया है, यही राग अलापा है, राग पसमानदा और राग मुस्लिम महिला। उनकी चिंता है, मुस्लिम महिलाओं की बहुत चिंता है। हिंदू इस देश में जो करीब करीब 115 करोड़ के आसपास हैं, उस 115 करोड़ में 95 करोड़ से ज्यादा दलित और पिछड़े हैं। जैसे वहां पसमानदा है, वैसे यहाँ दलित पिछड़े हैं। दलित पिछड़ों की चिंता हिंदुओं की कब होगी मोदी जी को? उनको वक्फ में वो लाना चाहते हैं, वक्फ के जरिए उनको हक देना चाहते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट, अभी पटना महावीर मंदिर ट्रस्ट, महावीर काशी विश्वनाथ ट्रस्ट, जो है अमरनाथ श्राइन बोर्ड, माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, ये जितने हैं, इन सब में क्यों नहीं पिछड़ों और दलितों को 80% आरक्षण दे देते? दूसरा, राम मंदिर ट्रस्ट में तुरंत 2 महिलाओं की नियुक्ति करिए। अरे कुछ नहीं तो आप साजिया इल्मी को भेज दीजिए, मुस्लिम और महिला दोनों काम करेंगी, भेजिए उनको। स्मृति ईरानी खाली बैठी है, उनको रोजगार दीजिए कुछ। हाँ, उत्तर 4 प्रदेश जून का के बाद मामला है। बिल्कुल बेरोजगार है? हाँ, उनको भेज दीजिए। उनका आप ये हम नहीं कहते कि आम महिला को भेजिए, फूलमती को और रामवती को भेजिए गांव की, नहीं। आप आपको हमको पता है कि आप उनके साथ धोखा करेंगे। उनको किस, आपको फूलमती से और जो है उसे रामदेवी से कोई मतलब नहीं है। आप भेजिए साजिया इल्मी को, आप भेजिए स्मृति ईरानी को, आप निर्मला सीतारमन को दोहरी जिम्मेदारी दे दीजिए, वित्त मंत्री के साथ साथ राम मंदिर ट्रस्ट में डाल दीजिए। हम इतने पे तसल्ली कर लेंगे साहब, इतने पे कर लेंगे भाऊ, आप भेजिए तो। लेकिन नहीं, आपको अपने घर की महिलाओं को हक नहीं देना है, पड़ोसी घर के महिलाओं को सशक्त करेंगे। नहीं, बस ये राजनीति है। देखिए, ये वोट बैंक की राजनीति है, ये कोई महिलाओं का सम्मान की बात नहीं है। महिलाओं को सम्मान देने के लिए कई जगह है जहां महिलाओं को सम्मानित कर सकते थे आप। क्या यहाँ पे दलित महिलाओं के पे अत्याचार रुके हैं? आज भी अत्याचार की खबरें आती है ना, रोज। आज एक हाँ, महिला का वो जो ऑडियो जो रिलीज हुआ था, वो जो थाना इंचार्ज था जो बोलता है कि मैं ठाकुर हूँ, घर से उठा लूंगा रात को 10 बजे तुमको। हाँ, बताओ, ये डबल इंजन की सरकार जहां राम राज्य स्थापित हुआ है, वहां रात को, मतलब अपने आप को सब वहां के रावण समझ रहे हैं क्या कि कभी भी जाओ और उठा के लाओ? और क्या हुआ, उसको लाइन अटैच किया। बस 2 महीने बाद उसको कोई दूसरी जगह, ठाकुर साहब है वो, उनको तो सस्पेंड होना ही नहीं है, उनको तो बस कुछ कहीं दूसरी जगह पे अभी तुरंत सम्मानित जगह पोस्ट होना है उनको, बड़े मलीदे वाले जगह पे भेजा जाएगा कि आपने ठाकुरपना दिखाया, आपने ठाकुर होने का कर्तव्य निभाया। तो ये दलित और महिलाओं की ये ना बात करें तो ज्यादा अच्छा है। 33% आरक्षण का बिल तो ला दिया, कब करेंगे पता नहीं, अरे अपने ही पार्टी में लागू करते। हाँ, अपने छोड़िए, कर दो। यदि आप इसके लिए कौन सा रूल है
आप 33 नहीं, आप 40% दे दीजिए, कौन रोकता है आपको, महिलाओं को। हम्म, हम्म, लेकिन जब आपको टिकट देना हो तो आपको जिताऊ उम्मीदवार चाहिए। हम्म, फिर आपको टेरी महाराज भी चल जाते हैं, उनको भी टिकट देना है। कोई व्यभिचारी का केस चल रहा है, बहुत ज्यादा पब्लिक डोमेन में आ गया, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहा है, तो उसके बेटे को टिकट दे दिया जाए, हम्म। लेकिन टिकट जाएगा उसी घर में टिकट। चलिए, खैर उसकी चिंता कहाँ है इनको। आपने अभी उत्तर प्रदेश की चर्चा की तो वही मैं खोज रहा था, अभी कल की खबर है, सीएम के शहर गोरखपुर में तहसीलदार ध्रुवेश कुमार सिंह, ध्रुवेश कुमार हाँ, सिंह, हाँ इनके बिल्कुल। 2 मिनट का एक ऑडियो क्लिप आया है जिसको सुनाया ही नहीं जा सकता है। उसमें कुछ है ही नहीं है, जैसे कहते हैं ना कि कनेक्टिंग लाइन, तो कनेक्टिंग लाइन में कनेक्टिंग वर्ड्स एक आध बीच में है नहीं, तो सिर्फ गाली है, सिर्फ गाली है। और फोन पे उन्होंने जम के गरियाया है पत्रकार को गाली दिया है फोन करके। कुछ नहीं, 2 मिनट सिर्फ गाली ही दिया है, सिर्फ उनकी सांसें उसको कनेक्ट कर रही हैं गालियों को, कहीं बाकी उसमें वो उसका सुर लय ताल टूटा नहीं है गालियों का। सीएम के शहर में है तहसीलदार साहब, नाम ध्रुवेश कुमार सिंह। खैर, इजाजत दीजिए, हमें चर्चा हमने शुरू की थी जो वक्त पे, उसी पर खत्म करते हैं। यह नीतीश कुमार के लिए अभी हम एक शो लाएंगे, आपको पहले बता दें कितना ये गणित जो है वोटों में कितना सेंधमारी करेगा और कितना डेंट करेगा। एक एक कैलकुलेशन लाने वाले हैं, करीब करीब रिसर्च का काम पूरा हो गया है, वो हम जल्द ही लेके आएंगे, भाव के साथ ही लेके आएंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।